सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोध साइंस। और जैसे कि हमारी सीरीज़ चलने शुरू हो गई है एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के सभी चैप्टर को एक्सप्लेन करने की। ये हमारा चैप्टर 1 है, शुरुआत हमने कर दी है। बाकी आपको सपोर्ट करके बताना है कि आपको आगे ऐसी वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लास्ट में करके जाइएगा जब आपको लगे कि आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, एक्सरसाइज इसके बाद होगी और हम लोग पार्ट 2 को आज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको मैटर क्या है, ठीक है, फिजिकल नेचर मैटर का क्या है, वो पार्टिकल से मिलके बने हैं, ये सारी प्रोसेस आपको बता दी है। इसके अलावा मैंने आपको अच्छी तरीके से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स उनकी कैसे है, आप स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट में ये वीडियो है, जाकर सबसे पहले वो एक्सेस कर लीजिए आज जो। और आप स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, वहाँ 2 तरीके मैंने बताए हैं, बाय चेंज ऑफ द टेम्परेचर और बाय इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज जो मुझे बताना था वो बताना था, ये लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट मैंने बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। इवोपोरेशन से हमें शुरू करना था, तो अगर आपने नहीं देखा है इसी चैनल पे जाएंगे, क्लास 9 की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 ये है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आखिरकार इवोपोरेशन क्या है। उसको समझने के लिए डायग्राम आप समझ जाएंगे तो आप सब समझ जाएंगे। देखिए, इससे पहले आप बॉइलिंग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर आप बॉइलिंग नहीं भी जानते हैं तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी बॉइलिंग क्या होती है। देखिए, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, लगातार लगता रहता है सरफेस पे। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक, जो एटमॉस्फेयर लगाती है प्रेशर किसी भी लिक्विड के सरफेस पे, आप अगर बात करें कि बॉइलिंग कब शुरू होती है। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो क्या करते हैं, जब उन्हें हीट हम प्रोवाइड कराते हैं तो ये एनर्जी पाते हैं और इनका प्रेशर बढ़ता जाता है। और तब तक के, जब तक कि इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, बराबर नहीं हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब तक ये बॉइलिंग पॉइंट इनका नहीं आता है। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आता ही कब है, अगर कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, आप कहें कि वो बराबर हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जैसे ही ये बराबर होता है बॉइलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, बॉइलिंग, आप दूध उबालते हैं, आप वाटर उबालते हैं, सब में यही प्रोसेस चलती है। उस दौरान जो एटमॉस्फेरिक, देखिए ये दबा रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इसको उबलने नहीं देना चाहता, और ये उबलेगा तब जैसे ही बराबर आएगा वैसे ही क्या करेगा, ये उबलना शुरू हो जाएगा। ये तो बॉइलिंग होती है, पर इवोपोरेशन इससे अलग क्यों है। ठीक है, सो इवोपोरेशन में क्या अंतर होता है। देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वाटर वेपर क्या है, ऊपर ऊपर उठ के जाने लगे बॉइलिंग के दौरान, बट इवोपोरेशन में भी आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं कि ये ऊपर ऊपर जा रहे हैं, बट ये बॉइलिंग से नहीं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी वेपर प्रेशर होता है हमारे मॉलिक्यूल्स का, तो ये फिनोमेना सरफेस का फिनोमेना है, अंदर का कोई नहीं, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में इतनी एनर्जी पा जाते हैं। इन्वायरमेंट में ध्यान रखिएगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेपर प्रेशर कम है, लेकिन जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो गैसियस स्टेट में चेंज होने को तैयार हो जाते हैं। और वाटर वेपर जो है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं कि वेपर की स्टेट में चेंज होकर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कौन, सरफेस वाले। आपको ध्यान रखना है, सरफेस पे ही ये फिनोमेना, नेचुरली इवोपोरेशन हर एक जगह हो रहा होता है। पानी अगर रखा भी हुआ है तो सनलाइट की प्रेजेंस में या कहीं पर भी, जो जहाँ पर भी है ये, तो आप रूम पे भी है तो भी इवोपोरेशन की प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ठीक है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है कंपैरिजन टू बॉइलिंग। बॉइलिंग में तो आप लगातार हीट दे रहे हो, बट ये मैंने कहा ना, रूम टेम्परेचर पर ही। ठीक है, इवन रूम टेम्परेचर, सनलाइट है, कहीं पर भी ऐसे बाहर भी रखा हुआ है तो भी लगातार इसमें क्या है, इवोपोरेशन की प्रोसेस होती है। इवोपोरेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो ये एनर्जी पा जाते हैं कि वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो सरफेस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में चेंज हो जाते हैं, इतनी एनर्जी वो इन्वायरमेंटली में पा जाते हैं। इस प्रोसेस को हम इवोपोरेशन कहते हैं। कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेपर प्रेशर अभी कम है। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई है। तो इवोपोरेशन की अब डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेपर में चेंज होना एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखिए, बॉइलिंग हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर शुरू होगी। जैसे वाटर की जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो आपको पता है कि क्या है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करता है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और तब होता है, यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ काम होता है। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर ये प्रोसेस लगातार होती है, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट पर तो हो ही रहा है, अदरवाइज इससे नीचे के टेम्परेचर पर भी इवोपोरेशन लगातार होता रहता है। ठीक है,
इसीलिए इसने डेफिनेशन में कहा है द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेपर में चेंज होना लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपोरेशन। ये आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इसलिए मैंने इसी को रखा है यहाँ पे। सो आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए और अपने एग्जाम में बढ़िया से लिख के आएंगे आप इवोपोरेशन की डेफिनेशन, और आपको उम्मीद है अंतर आज समझ में जरूर आ गया होगा कि इवोपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है। अभी भी नहीं आया है तो इससे अंतर समझ लीजिए। देखिए इवोपोरेशन क्या है, एक सरफेस का फिनोमिना है, यानी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो इवोपोरेट हो रहे हैं, लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा रहे हैं। लेकिन बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमिना, यानी कि जब सारे मॉलिक्यूल्स पा जाएंगे वो एनर्जी को, जब सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी पा जाएंगे, इतना प्रेशर इनका हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब बॉइलिंग शुरू होगी, यानी कि बल्क में इकट्ठे काम होता है। ठीक है, सो इट इज़ अ बल्क फिनोमिना, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस पे काम हो रहा होता है। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। ओके, सो ये एक स्लो प्रोसेस थी और ये क्या है, फास्ट है, तुरंत होती है अगर हीट आप प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये क्या है, लगातार होती रहती है, तो स्लोली स्लोली ये काम चलता रहता है। ठीक है, ये सभी टेम्परेचर पर हो सकती है, पर ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग होगी, और ये कूलिंग का इफेक्ट शो करता है। अभी कूलिंग का कैसे करता है वो हम लोग अभी इसमें डिस्कस करेंगे। ये कूलिंग इफेक्ट, इवोपरेशन होता क्यों है, ताकि चीज़ों को कूल रखा जाए, ठंडा रखा जा सके, और ये कैन नॉट शो कूलिंग इफेक्ट, ये कूलिंग इफेक्ट को शो नहीं करता। बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अंतर भी अगर कोई पूछे तो आप इसमें बता सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इवोपोरेशन को। ठीक है, तो यहाँ मैंने फैक्टर्स लिखे हैं और वो कैसे अफेक्ट करते हैं उसको भी देखिए। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर आप क्या करें कि सरफेस एरिया को बढ़ा दें, ठीक है, तो आपको पता है जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवोपोरेशन उतना ही ज़्यादा तेज़ होगा। कैसे, अब देखिए ये सरफेस है, सरफेस फिनोमिना ही है ये, तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, इवोपोरेशन होगा। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्योंकि सरफेस पे अगर होंगे तो वो क्या करेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी पाएंगे और वो इवोपोरेट होने की ताकत रखेंगे, क्योंकि ये अंदर वाले इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करते इवोपोरेशन के दौरान। सब में कौन करता है, सब में पार्टिसिपेट कौन करता है, मॉलिक्यूल्स। तो सोचिए अभी इतने ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर हैं और वो इवोपोरेशन की चीज़ को कर रहे हैं, तो रेट कैसे इंक्रीज हो जाएगा कि अगर हम इसका सरफेस एरिया बढ़ा के कुछ इतना कर दें, ठीक है, तो अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कि इवोपोरेशन के लिए तैयार हो चुके होंगे और इवोपोरेशन करेंगे। सो यहाँ पर रेट जो है इवोपोरेशन का वो बढ़ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना, अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवोपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे तो आपको पता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये और तेज होगा, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो उतने ही ज़्यादा वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि इनको पार्टिकल्स को हमें एनर्जी ही तो दे रहे थे जब हम गैसियस स्टेट में चेंज करा रहे थे, पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट होकर एनर्जी पाकर और वो क्या करेंगे, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी और जल्दी से इवोपरेशन करने लगेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर पर भी इवोपरेशन का जो रेट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमने क्या जाना कि सरफेस एरिया के बढ़ाने पर भी जो हमारा रेट ऑफ द इवोपरेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने पर भी इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ बात करें तो ह्यूमिडिटी में कैसे इफेक्ट करता है, तो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, लिखा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो क्यों कैसे डिक्रीज़ करता है, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है इसलिए आपको समझना चाहिए। देखिए ह्यूमिडिटी जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो एयर में जो प्रेजेंट है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, वाटर वेपर जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वाटर के जो वेपर्स हैं वो साथ में क्या है, प्रेजेंट है एयर के साथ। ठीक, अब एयर जो है अगर ज़्यादा वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट है, ह्यूमिड नेचर है, ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो एक खास बात होती है एटमॉस्फेयर की, वो ये होती है कि वो ज़्यादा ना वाटर वेपर को कंटेन नहीं करता, कुछ लिमिटेड अमाउंट है उसका जिसको वो रख सकता है। डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक गिवन टेम्परेचर पर ही रख सकता है। तो क्या है कि अगर उतने ही रख सकता है तो बाकी वाले को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अगर इवोपरेशन चल भी रहा होगा तो क्या होगा कि अगर ह्यूमिड है, इन्वायरमेंट जो आसपास का है जहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है वो ह्यूमिड है, यानी कि वहाँ वाटर वेपर की प्रेजेंस ज़्यादा है, तो वाटर वेपर वहाँ जाएगा नहीं, तो इवोपरेशन की प्रोसेस वहाँ पर नहीं होगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितने चाहिए होंगे उतना रखने के बाद बाकियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इवोपरेशन उस जगह पर डिक्रीज होगा, यानी कि ह्यूमिडिटी में ये इंक्रीज करता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं विंड स्पीड में, तो आपको पता होगा कि आप कपड़े वपड़े जब सुखाते हो तो इवोपरेशन की प्रोसेस वहाँ पर भी हो रही होती है, तो वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि विंड स्पीड, हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा होता है, जितना ज़्यादा विंड स्पीड, अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि वाटर वेपर जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो इन्वायरमेंट जो है जो आसपास का जहाँ इवोपरेशन की प्रोसेस
प्रोसेस चल रही है वो इवोपरेशन उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब जैसे विंड है तो विंड क्या करेगी, जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनको ले जाएगी। तो अब क्या है कि उसने कम कर दिया वाटर वेपर, तो यहाँ इवोपरेशन आराम से खुला जो मैदान है उसको मिल चुका होगा, बढ़िया से ऊपर जाएगा और वाटर वेपर यानी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि विंड स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और यही विंड स्पीड क्या करती है, इसीलिए इवोपरेशन तेज हो जाता है आपके कपड़ों में भी, और आप आराम से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं अगर हवा चल रही है तब। ठीक है, अब बात करते हैं कि इवोपरेशन कूलिंग आखिरकार करता कैसे है। ठीक है, तो कूलिंग इवोपरेशन में कैसे होती है, तो आपको पता है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी सरफेस मॉलिक्यूल में सब काम हो रहा है। ठीक है, ये आपका सरफेस मॉलिक्यूल है, ये क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स है, ये सबसे पहले हीट को एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से, इन्वायरमेंट से, या पानी का ही जो टेम्परेचर है उसका भी अगर थोड़ा ज़्यादा है तो वो उसका भी अमाउंट ये ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट चलिए हम ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि देखिए लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड के मुकाबले कम होता है और गैसेस में उससे भी ज़्यादा। तो जो थोड़ा बहुत है भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इतनी एनर्जी पा जाते हैं कि उसको भी ओवरकम कर पाएँ, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो ये पानी वाले मॉलिक्यूल से अभी भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट है, उनसे वो क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं और बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और गैस का फॉर्म ले लेते हैं। तो डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल। फिर क्या करते हैं कि इससे क्या होता है कि जो बाकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बढ़ पाती, ये सारा काम सरफेस वाले खुद कर लेते हैं। तो नीचे वाले आराम से बैठे रहते हैं, उनकी एनर्जी एनवायरमेंट की वजह से बढ़ नहीं रही होती, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी उन्होंने ही ले ली है ऊपर सरफेस वालों ने, और इवोपरेशन की प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है, तो नीचे वाले को मिल ही नहीं पाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये कूलिंग का इफेक्ट शो करता है और इस तरह कूलिंग जो है वो रह पाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आप सोचिए, आप हीट को इस तरह रखो ना कि आप समझो हीट जो है वो मान लीजिए 20 जूल आ रही है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको ताकि आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आए। तो 20 जूल में ऊपर वालों ने उनको वाटर वेपर में स्टेट में चेंज करने के लिए मान लीजिए 10 जूल चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 10 जूल चाहिए, तो 10 की 10 जूल तो यही ले लेते हैं। ठीक, 10 जूल इन्होंने ले ली तो बच्चे हुई सिर्फ 10 ही जूल तो इनके पास गए। अगर आप ऐसे भी समझो कि अगर ये 20 जूल के हिसाब से बढ़ने वाले थे तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 ही जूल के हिसाब से बढ़े, और इन्होंने उस हिसाब से कूलिंग इफेक्ट को शो किया और उतना नहीं बढ़े जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से जो हमारा इवोपरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट को इसी तरह करता है कि उतना वो उसको बढ़ने नहीं देता और कूलिंग इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, अब देखिए आपको नेक्स्ट चीज़ बता दूँ, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ जो आपकी शायद बुक में नहीं है, पर मैंने जो 7th 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाया है। तो वहाँ पर क्या होता है कि घड़े में पानी जो है वो कैसे ठंडा रहता है। ठीक है, तो घड़े का जो आप लाते हैं, मिट्टी का जो घड़ा होता है, उसमें भी क्या होता है, आपके जो घड़े में होते हैं पोर्स होते हैं। ठीक है, जो मिट्टी वाला जो जगह होती है उसमें पोर्स होते हैं। अब उसमें पोर्स होते हैं तो ये पोर्स क्या करते हैं कि इवोपरेशन की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं। ठीक है, जो पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि इवोपरेशन की प्रोसेस को तेज कर दे, ताकि अब देखिए यहाँ जो पानी है अंदर, ठीक है, उसका अपना कुछ टेम्परेचर है। तो ये पानी से ही टेम्परेचर को जो सरफेस के पास है, जो इस पोर्स के पास है ये सरफेस वाले, ठीक है, ये क्या करते हैं कि टेम्परेचर किससे ले लेते हैं, ये ढका हुआ है आपका जो ढक चुका है। ठीक है, ये क्या करते हैं, टेम्परेचर किससे लेते हैं, पानी का टेम्परेचर लेकर जो सरफेस पे होते हैं वो इवोपरेशन की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो जो इसके पास टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो किस में चला गया, ये जो सरफेस वाले जो यहाँ पर है, जो कि किसके कांटेक्ट में है अगर बात की जाए, तो सरफेस जो मिट्टी का ये वाला पोर्शन आप कह रहे हैं सरफेस का, ये क्या करता है, पोर्स के जरिए ये इवोपरेशन को इतनी हीट ले लेते हैं और इवोपरेशन इन्वायरमेंट में करना शुरू कर देते हैं। तो ये टेम्परेचर ये किससे ले रहे हैं, ये पानी के अंदर वाले टेम्परेचर से ले रहे हैं। ठीक है, और अपना इवोपरेट होके चले जा रहे हैं। इस तरह से अंदर वाला जो पानी है वो ठंडा हो जाता है और आपको ये प्रोसेस देखने को मिलती है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में नहीं है, दोबारा से उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, नौ अब बात करते हैं कि हमको कॉटन क्लोथ्स ही समर में क्यों प्रेफर किए जाते हैं, या हम कहते हैं कि ये पहनिए आपके लिए अच्छा रहेगा। सो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए अब क्या होता है कि ये देखिए कॉटन है, ठीक है, आपको क्यों दिया जाता है इसमें समझिए। ये क्या करता है, दो ही कारण है कि ये इजी इवोपरेशन, जो कॉटन होता है वो आपको जो सनलाइट है उसको आराम से ये अलाउ करता है कि वो अंदर अच्छी तरह से जाए। और जो अंदर के देखिए हमारे जो स्किन है उसमें भी क्या है, पोर्स हैं, अगर जैसे मैंने आपको घड़े में बताया। ठीक है, तो अंदर जो भी हीट होती है, जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वेस्ट होता है स्वेट के फॉर्म में, आपको पता है कि वो निकलता है, तो वो उन छेदों से ही निकलता है। जो बॉडी के जो छेद है हमारे छोटे छोटे, उनमें से निकलता है स्वेट, और वो क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको निकलना इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है वो जो है वो कूल रहे। ठीक है, तो ये अगर पोर्स जो है वो कॉटन में एनवायरनमेंट में इवोपरेट हो पाए, उसके लिए क्या करना होगा कि पसीना आना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो
सॉरी, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब वो इम्पॉर्टेंट है तो अगर आपने कॉटन का नहीं पहन रखा है, ठीक है, तो इवोपरेशन हो नहीं पाएगा, जो पसीना है वो बाहर जा नहीं पाएगा, ठीक है, मतलब जो पसीने के लिए जो हीट चाहिए वो अंदर जा नहीं पाएगी, ठीक है, और जाएगी तो पसीने के फॉर्म में ये निकलेगा, तो आपके बॉडी के लिए, आपके बॉडी को कूल रखता है पसीना जो है। दूसरी बात ये है कि जो पसीना स्वेट जो आपका है उसको कॉटन क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। तो दो कारण की वजह से जो हमारा कॉटन है वो हमें प्रेफर किया जाता है। एक तो ये इवोपरेशन को आसान करता है, इवोपरेशन में ही इसको रखा गया है। दूसरा क्या है कि ये स्वेट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब फील नहीं होता, स्वेट को आराम से एब्जॉर्ब कर देता है और इवोपरेशन को ईजी करता है। नेक्स्ट बात करें तो आपने वाटर ड्रॉपलेट्स देखे होंगे आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास में। जब आइस कोल्ड आप वाटर लेते हैं तो आपको इस तरीके का ये वाटर वेपर देखने को मिलता है। अब इसका कारण आपसे पूछे तो आपको क्या पता है? देखिए, जो आपके इन्वायरमेंट है, ये जो मैंने बना रखे हैं, ठीक है, ये हमारे हैं वाटर वेपर्स, ठीक है। तो वाटर वेपर को मैंने कहा था कंडेंसेशन का मतलब होता है कि हीट उसकी ले लेना, ठीक है, वो इन्वायरमेंट हीट रिलीज कर दे और वो वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे ही वो सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, सरफेस होती है ठंडी, ठीक है, तो जो गर्म चीज़ थी जिसके पास हीट थी, जिसकी वजह से जो एनर्जी थी वो उसके पास हाई थी, बट क्योंकि जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा एनर्जी इसकी रिलीज हो जाएगी और ये वापस से लिक्विड वाली एनर्जी को पा जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर वेपर जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में कम इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस लूजेज एनर्जी, अपनी एनर्जी को लूज करेगा जो एक्स्ट्रा इसके पास है और वेपर वाली एनर्जी को पा जाएगा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इसीलिए ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाले हैं, ठीक है, और ना कि आप सोच रहे होते हैं कि ये पानी के अंदर से निकले। ग्लास में तो कोई पोर्स है नहीं, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर की वजह से ये है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ जो छूट गई थी उसको भी मैं इसमें कवर अप कर रही हूँ, जो कि डिफ्यूज़न प्रोसेस, अगर आपसे कोई पूछे तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या होता है वो अच्छे से देख लीजिए। देखिए, डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न कुछ नहीं होता। डिफ्यूज़न जो होता है, अगर आपने मान लीजिए कि आपने कुछ एक लिक्विड किसी भी इंक डाली है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, और इंक को आपने डाले रखा, आप खुद नहीं हिला रहे हो चम्मच से या कुछ आप नहीं हिला रहे हो, थोड़ी देर आप छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद देखो कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए 6 घंटे बाद आपने देखा, तो अपने आप जो है ये मिल जाता है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, एक इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तभी तो पूरे भर में मिल पा रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो डेफिनेशन से अब आप समझ पाएंगे, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल अपने आप जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है, क्योंकि इंक अलग टाइप का है, लिक्विड अलग टाइप का मैटर है, ठीक है, ऑन देयर ओन, अपने खुद से जब कर रहे हैं, ठीक है, इसे डिफ्यूजन कहते हैं, जब खुद से हो रहा है। बाय डिफ्यूजन का मतलब होता है खुद से हो रहा है, हम कोई एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे, हमने सिर्फ क्या किया कि दूसरा मैटर इसके अंदर डाला, और इंटरमिक्सिंग जो है दो डिफरेंट टाइप की मैटर की अपने आप हो रही, इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखी गई है कि अगर आप हीट कर दें, हीटिंग कर दें, या आप मान लीजिए कि ये गर्म पानी होता, थोड़ा गुनगुना पानी होता, तो डिफ्यूज़न जो है ये इससे ज़्यादा फास्ट होता कंपैरिजन टू जो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर हमारा लिक्विड था, ठीक है। तो डिफ्यूज़न की बात की जाए तो ये डिफ्यूज़न थी, और सभी बातों को हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, हर टॉपिक को। सो उम्मीद है आपको जो है वो चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। फर्स्ट पार्ट मैंने कहा है उसको ज़रूर देखिए जाके, अगर आपको अच्छी लगी हो तो देखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके आप जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी है, सपोर्ट तो चाहिए मुझे, मैं ऐसी अच्छी एक वीडियो और आपको देती रहूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।